हैं कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ की ये 3 लोकसभा सीट जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों ही सीटों का अगर हम समीकरण समझने की कोशिश करें तो राजनांदगांव में भूपेश बघेल के उतरने के बाद यहाँ चुनौती कड़ी हो गई है बीजेपी के लिए। महासमुंद की बात करें तो यहाँ महासमुंद पहले से कांग्रेस यहाँ पर फिलहाल मजबूत थी, लेकिन बीते 3 चुनावों में देख रहे हैं कि बीजेपी लीड ले रही है। कांकेर की भी अगर बात करें तो कुछ इसी प्रकार के समीकरण है। कांकेर में जो जनता है वो स्थानीय प्रत्याशी पर ज्यादा भरोसा जताती है। क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में इन तीनों सीटों पर? देखिए, निश्चित तौर पर दूसरे चरण की जो 3 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान हो रहे हैं वहां पर निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चुनाव से काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन इस बार की जो चुनाव की जो स्थिति है, काफी मुझे लगता है कि समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले बार मोदी लहर में कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें जीतने में सफल हुई थी, एक बस्तर और दूसरा कोरबा। तो कहीं न कहीं अभी जो जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वो तीनों ही बीजेपी के पास थी। तो और जैसा आपने जिक्र किया कि भूपेश बघेल के राजनांदगांव से उतरने के बाद वहां चुनौती कठिन हो गई भाजपा के लिए, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह भूपेश बघेल सिर्फ अपने लोकसभा तक फोकस्ड होकर रहेगा, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग सभी विधानसभाओं का दौरा करके वो चुनाव प्रचार किए थे। लेकिन लोकसभा में वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के वो स्टार प्रचारक थे, लेकिन वो सिर्फ अपने लोकसभा तक सीमित रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि चुनौती कठिन है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ी, जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ी, उससे यदि पार पाना है तो उनको ग्राउंड जीरो पर काम करना होगा। वहां निचले लेवल पे हर बूथ तक पहुंचकर उनको लोगों को बताना होगा कि उन्होंने जो 5 साल में जो काम किए थे, निश्चित तौर पर 2023 में उनकी सरकार चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए थे उसको वो लगातार बता रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं उनको भी उजागर कर रहे हैं। और रही बात आप महासमुंद की जो आपने बात की, तो वहां पर आप देखेंगे पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सांसद बने हैं और तीनों ही साहू समाज से आते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना साहू प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, बल्कि वहां पर रूप कुमारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया। तो कांग्रेस इसी साहू फैक्टर को भुनाने के लिए वहां पर आप देखेंगे पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया। और कांग्रेस साहू वोटों के ध्रुवीकरण पर वहां पर फोकस कर रही है कि क्यों ना हम जो साहू समाज के जो वोटर है उनको अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी को जो वहां से लीड मिल रही थी वो लीड हम ले। और रही बात कांकेर की, कांकेर में आप देखेंगे कि पिछले मोदी लहर में जो जीत का जो अंतर था काफी कम था, सिर्फ 7,000 वोटों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी वहां से चुनाव हारे थे। और उसी प्रत्याशी की इस बार कांग्रेस ने फिर से रिपीट किया है, क्योंकि लगातार वो 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। दूसरी ओर भोजराज नाग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांकेर से हैं, वो लगातार उनके जो बयान उनको लेकर जो विरोधाभास की स्थिति है कि मैं नींबू काट कर ठीक कर दूंगा, तो इस तरह के जो बयान को लेकर जो लोगों के बीच जो एक आम जनमानस में जो चर्चा बैठी, तो जो प्रत्याशियों को लेकर जो बात होती है, निश्चित तौर पर तीनों ही सीटों पर मुकाबला नेट टू नेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस भी ये कहने की स्थिति में दावे करते हैं अलग अलग बातें। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, दावे तो देखिए दोनों ही पार्टियां यहाँ पर कर ही रही हैं। हालांकि बीजेपी का दावा थोड़ा बड़ा है, 400 पार देश भर की अगर हम बात करें तो 400 पार का जो लक्ष्य पार्टी लेकर चल रही है। क्या जनता निर्णायक है और आज जनता के तय करने का दिन है। आप बने रहिएगा, आपसे हम और भी चर्चा करेंगे, चूंकि राजनीतिक मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले मैं चर्चा परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रितेश मोहरे जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी और आम आदमी पार्टी से प्रियंका शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले नादी टीवी पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रितेश जी आपसे ही रहेगा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हम देखें अगर 2019 के मुकाबले तो बीजेपी थोड़ी मजबूत है, 11 में से 9 सीटें आपके पास में हैं, बीजेपी के पास में है। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा, इसलिए राजनांदगांव का अगर मैं आपसे जिक्र करूं, राजनांदगांव की चर्चा करूं, तो राजनांदगांव बेशक यहां बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल के राजनांदगांव में चुनावी मैदान में उतरने से कोई फर्क पार्टी को पड़ेगा? मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है, डॉक्टर रमन सिंह जी की समय से लेकर के आज अभी तक हम जो है लगातार जीत रहे हैं। और संतोष पांडे जी जो पिछले बार जीते थे एक बड़े अंतर से, तो लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं। संसद में भी उन्होंने वहां के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार उन्होंने बात रखी है।
और जो भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो राजनांदगांव, कवर्धा ऐसे और मानपुर मोहल्ला जो क्षेत्र होता है जिसमें 3 जिला मिलाकर के आता है, तो ऐसे विषयों को लेकर के लगातार काम किए। लेकिन मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी का राजनांदगांव जाना, चाहे दुर्ग के लोकसभा की दृष्टि से वहां से पलायन करना और राजनांदगांव में वहां पर जाके ये प्रयास करना कि वहां पर सांसद निष्क्रिय ऐसा वो नारा दे रहे, लेकिन वहां की जनता का प्रेम और स्नेह संतोष पांडे जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि आपने देखा कि राजनांदगांव में जब इनके बड़े कांग्रेस के बड़े नेता जाते हैं तो वहां की उनकी भीड़ में कहीं ना कहीं कमी होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जब बड़ी सभाएं होती है, चाहे अमित शाह जी की बात कर लूं, चाहे वो और स्थानीय मुख्यमंत्री की सभाएं बोल, तो वहां की जो सभाओं में जो भीड़ देखने को मिली है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है मोदी जी के प्रति और मोदी जी की गारंटी के लिए कहीं ना कहीं आश्वस्त है। और इस लोकसभा में हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक बूथ पर जाकर के मतदाताओं से डायरेक्ट कनेक्ट होना, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े। और मतदान जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी लीड होगी कि हम इस बार चुनाव तो जीत रहे हैं, आश्वस्त है, लेकिन हम बड़ी जीत के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि चुनाव बेशक आप जीत रहे हैं, बड़ी जीत के लिए और पार्टी तैयार भी है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी हम प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि जी, राजनांदगांव का जिक्र मैंने अभी रितेश जी से किया था, राजनांदगांव सीट का ही जिक्र मैं आपसे करूंगी कि राजनांदगांव हमेशा से अभी तक बीजेपी का गढ़ रहा है। वहां से संतोष पांडे अभी तक भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतते आए हैं। क्या लगता है इस बार भूपेश बघेल क्या राजनांदगांव में बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे? क्या साख का दाव फिलहाल राजनांदगांव हम मान सकते हैं आपके लिए? नैन्सी जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा सबको कि मतदान जरूर करें। राजनांदगांव सीट पे मैं खुद घूम करके आया हूँ, गांव-गांव गया हूँ, देख करके आया हूँ। जनता में भारी उत्साह है, जनता में नाराजगी भी है कि संतोष पांडे जी जो वहां के पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता जब जा रही है वो पूछ रहे हैं कि भैया आप बता दो आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ हो, तो बता रहे हैं कि आए तक नहीं है। जनता वर्तमान सांसद से दुखी है, कहीं गए नहीं है और जनता भूपेश बघेल को जान रही है कि 5 वर्षों में उन्होंने कितना काम किया है। ठीक है, हम विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन ऐसी हार नहीं है कि 15 सीट पर आ गए हैं। आज भी जनता का प्रेम, लेकिन हार बड़ी थी सर, हार बड़ी थी विधानसभा चुनाव में जी, हार बड़ी थी। हाँ, निश्चित हार हुई है, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर विधानसभा में हमें वोट मिले हैं। हर विधानसभा में ये चर्चाएं भी आज से शुरू हो गई है कि गलती कर दी हमने कांग्रेस को हरा करके, क्योंकि 5 महीनों में अगर आप बीजेपी का काम देखिए तो कुछ भी नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का कोई ग्राफ नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री जी को 7 रेस कोर्स छोड़ करके गवर्नर हाउस आकर के एक दिन रहना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी एक दिन रायपुर आ रहे हैं? मैं पिछले 20-30 वर्षों तक अगर ध्यान दे पा रहा हूं तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ करके एक रात रुके हो, वो भी चुनाव के समय में। मोदी जी जब देख रहे हैं कि 55 सीट 54 सीट बीजेपी के पास है, उसके बाद भी वो आ रहे हैं, रुक रहे हैं और यहाँ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सभाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आप सर, सभाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सभा करने के लिए आ रहे हैं तो बीजेपी को डर है कि उनकी सीट इस बार चुन रही है। चलिए जवाब भी ले लेते हैं, रितेश जी जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि सभा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी डर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मुझे लगता है कि रवि ग्वालानी जी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उस प्रकार सक्रिय नहीं जिस प्रकार से पूरे देश में बाकी अन्य नेता सक्रिय रहते हैं। चूंकि चुनाव होता है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है और वो ऐसे कई जगह पे, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं चाहे मध्य प्रदेश की बात, कई ऐसे राज्य जहां पर एक साथ दो दिन का जब उनका सभाएं होती है तो रात को निश्चित रूप से स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपना समय और देश का पैसा बचाने का बड़ा प्रयास करता हूँ। इसीलिए अगर वो 22 और 23 को जब यहाँ पर रहते हैं, 23 और 24 को जब यहाँ रहते हैं, तो आपको याद होगा कि वहाँ 3 सभाएं करते थे, दूसरे दिन वो अंबिकापुर में भी सभाएं करते, क्योंकि दिल्ली जाके वापस आना मुनासिब नहीं हो पाता तत्काल, वहां पर से दूरियां बहुत होती है। मुझे लगता है कि इस पे सभाओं पे लेकर के कांग्रेस स्वयं डरी हुई है, क्योंकि मोदी जी की सभाओं में आपने देखा कि स्वफुर्द लाखों की संख्या में लोग आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। आपको याद होगा कल समाचार पत्र उठा करके देखेंगे तो अखबारों में छपा हुआ है, मोदी जी एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाते हैं, तो लोगों के मन में ये था प्रश्न कि एक झलक हम मान ली मोदी जी की देख लेते। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि
पूरी प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उनका रुझान माननीय मोदी जी के प्रति है। आज अगर टीवी चैनल बात कर लेंगे तो राहुल गांधी के भाषण में आप देख लेंगे किस प्रकार से लोग टिप्पणी करते हैं, और जब मोदी जी भाषण देते हैं तो धैर्य पूर्वक लोग उसे सुनते हैं, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया है देश की जनता ने देखा है, उसको सराहा है। और बात कर रहे हैं रवि गौलानी जी की, क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल जी ने 5 साल काम किया, 36 वादे करके आए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं, इसलिए तो सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। और बात कर रहे हैं की सरकार की, तो मैं आपको पहले बता देना, जैसे ही हमने सरकार में आए 18 लाख परिवार के लिए आवास देने वाले पर हमने साइन किया। दूसरा, जो हमारे सरकार के समय में 2 साल का बकाया बोनस था, हमने डायरेक्ट खाते में डालने का काम किया। तीसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, महतारी वंदन योजना के तहत हमने 2 किस्त अभी तक हमने खाते में डाल दिया, जिससे महिलाएं उससे प्रशंसित है। चौथी बात कि हमने वादा किया था कि 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 13,220 करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट किसानों के खाते में डालने का क्या। चुनाव से हम जुड़ी बात कर रहे हैं, सीटों के समीकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं और आगे चर्चा करूंगी। मैं चलिए प्रियंका जी की तरफ रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी आम आदमी पार्टी के से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, इस बार इंडिया अलायंस के तहत में सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस जीत पाएगी? क्या आप देख पा रही हैं छत्तीसगढ़ में? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक अपील की, आज वोट पड़ रहा है तो वोट देने जरूर जाए, अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। अब महत्वपूर्ण बात जो आपने बोली कि एक तो वो इंडिया अलायंस नहीं मैम, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के नाम से तो मोदी जी का जो रिएक्शन है और पूरे देश के अंदर जो रिएक्शन है वो छुपा नहीं है। देखिए, जीत हार की बात के पहले हम वो बात दिखा दें कि जिस तरीके की बातें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बातें बोली। पहले मैं तो उस पर थोड़ा सा उनको जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो वहां से बाहर आकर के पलायन कर गए, वो राजनांदगांव से भूपेश बघेल पलायन कर गए। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या मोदी जी पलायन नहीं होते? मोदी जी कहाँ से लड़ते हैं चुनाव? गुजरात से आकर के बनारस में क्यों लड़ते हैं चुनाव? पहले ये बता दें। वो तो मोदी जी की बात हो गई। उसके बाद कि खुद की सरोज पांडे कहाँ से हैं और कहाँ लड़ने गई हैं, ये बता दें। तो ये 2 तरह की बातें, डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जैसे इन्होंने बोला कि रुझान इंडिया अलायंस और तमाम चीजें, बिल्कुल इस बार इंडिया अलायंस जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और इसका असर हमने जब प्रथम चरण के मतदान हुए उसके दौरान जो मोदी जी के नफरती भाषण निकल के आए, जिस तरीके की नफरत उन्होंने बोई, जिस तरीके का झूठ उन्होंने बोला। प्रियंका जी, रितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, शायद जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। नहीं, मैडम उन्हीं का बात सुन रहे हैं तो फिर हम बैठे क्यों हैं? हम पहले अपना जवाब दे दें। आपसे मैंने सवाल किया, आपने उनकी बात का जवाब दिया, उन्हें जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए, बराबरी की बात कर रहे हैं, उन्हें अब जवाब देने का मौका दीजिए। आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया, उनके सवाल का अब मोदी जी ने नफरत के भाषण बोए, मोदी जी ने मनमोहन जी की सरकार में नहीं, पहले जवाब बाद में नफरत गोई, इन्होंने झूठ बोला, सब जगह चर्चा है इस बात का, देश में बचा नहीं है, बोलने दीजिए। और इनका बातों जवाब मैं दोबारा दूंगा, धैर्यपूर्वक बोलने दीजिए। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रियंका जी, हम आज छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो 3 लोकसभा सीटें हैं, हम उन पर बात कर रहे हैं। दिख गया कि जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। मैं उसी लोकसभा प्रथम चरण में, यहाँ भी मैं वही बात करने जा रही हूँ कि जब प्रथम चरण में मतदान हुआ तो उसके बाद जो भाषण निकल के आए, जो नफरत बोलनी पड़ी, इनको हिंदू मुस्लिम करना पड़ गया, उसे समझ में आता है कि इंडिया और एनडीए में कौन जीत रहा है। हमारी सहयोगी अश्मिता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अश्मिता कुछ अपडेट्स लेकर आई हैं, मतदान से जुड़े हुए जरूरी अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे। अश्मिता। बिल्कुल नैन्सी, आज जो है छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है और अनादि टीवी के जरिए हम सभी दर्शकों को अभी तक का क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा उसकी जानकारी देंगे। अगर हम कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो कांकेर में अभी तक 17.52% मतदान हुआ है, जो कि अच्छा नंबर है। अभी लगभग 10 बजने को है और 10 बजे तक 17.52% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट जो कि काफी हॉट सीट है, काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है, राजनांदगांव की भी अगर हम बात करें तो अभी तक 14.59% यहां पर मतदान हुआ है। अगली सीट, तीसरी सीट और आखिरी सीट की अगर हम बात करें तो वो है महासमुंद सीट।
ये भी काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट है, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, जो है जनता में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आया था। और अभी तक यानी 10 बजे तक अगर यहाँ पर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 14.33% यहाँ पर मतदान हुआ। इसी के साथ अनादि टीवी के जरिए मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आप छत्तीसगढ़ की इन 3 लोकसभा सीटों के निवासी हैं और अभी तक आपने अगर वोट नहीं दिया है तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दें और लोकसभा के इस हवन में अपने वोट की आहुति जरूर दें। नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल अश्मिता, वाकई आपने जो आंकड़े बताए हैं अच्छे आंकड़े हैं। ये अभी 10 बजे का समय है और जिस तरह से हमने देखे आंकड़े कि लगभग 15% तो हर जगह पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है। चलिए अब चर्चा को हम फिर से शुरू करेंगे। रितेश जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। प्रियंका जी ने कई सारे आरोप दागे हैं आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर, माफ कीजिएगा, कई सारे आरोप दागे हैं, उनका जवाब चाहूंगी आपसे। शायद आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका जी, उन्हें अपने अलायंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो अलायंस का नाम है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस नहीं है, कहीं भी एक बार इंडिया क्यों डरते हैं इतना आप? इंडिया से इतना क्यों डर रहे हैं? क्या आपको इंडी करना पड़ रहा है? अलायंस हमारे तो हम बताएंगे सर, क्या बताएंगे? इंडिया अलायंस है सर, इंडी नहीं है। आपकी साजिश काम नहीं आएगी सर, आपकी साजिश काम नहीं आएगी। शरद रेड्डी, अभी सवाल रखेंगे, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये बच्चे शराब का, अरे मैं आप छोड़िए, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? क्यों लिया आपने 60 करोड़? मुख्य आरोपी को गवाह क्यों बनाया? शराब घोटाले की बात करी आपने, 60 करोड़ रुपए क्यों लिए शरद रेड्डी से? केजरीवाल जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में आपकी आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी इनके बड़े नेता जाकर के चुनाव प्रचार नहीं किए, कांग्रेस को सपोर्ट करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह। मेरा दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस एक छोटा सा अंतिम सवाल रहेगा मेरा। प्रियंका जी, मैं आपको अब इंटरप्ट करना चाहूंगी। मेरा दोनों ही प्रमुख पार्टियों से एक छोटा सवाल है। रितेश जी, आपसे मैं एक छोटा सा संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी। क्या आपका दावा है इस बार छत्तीसगढ़ में, अगर तीनों ही सीटों की हम बात करें, क्या लगता है कितनी बहुमत, कितने फीसदी, कितने आंकड़े के साथ में पार्टी जीतेगी? देखिए, अगर मैं तीनों लोकसभा सीट की मैं अगर बात करूं, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, हम यहाँ पर लाखों के आंकड़े का पार करके हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो हमारे लाखों का आंकड़ा आपने दे दिया। रवि जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, क्या आंकड़ा आपका, क्या आपको लगता है कि तीनों सीटों पर कितने आंकड़ों के साथ में, कितने फीसदी के साथ पार्टी जीतेगी? तीनों सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तीनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी दमदार है और तीनों सीटों पर 1-1 लाख से ऊपर की वोटिंग की परसेंटेज रहेगा। ठीक है, यानी आप दोनों का ही कहना है कि लाखों के अंतराल से हम जो है इस बार का चुनाव जीतेंगे। खैर, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जनता निर्णायक है और जनता आज अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है, मतदान कर रही है, सभी प्रत्याशियों की किस्मतों को ईवीएम में कैद कर रही है। देखने वाली बात रहेगी। रितेश जी, आपसे भी हम आगे और चर्चा करेंगे जब नतीजे सामने आएंगे। रवि जी, आपसे भी करेंगे। आपने जो आंकड़े दिए हैं कि लाखों का ही अंतराल रहेगा, जरूर आपसे 4 जून को मिलेंगे और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस पार्टी के लिए कितना ही अंतराल रहा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अनादि टीवी से जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि सत्ता का ये महासंग्राम अब शुरू हो चुका है। आंकड़े अश्मिता हमारी सहयोगी ने कुछ देर पहले बताया कि लगभग इन तीनों ही सीटों पर 15% के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। जो वोटिंग प्रतिशत है वो 15% तक लगभग सभी सीटों पर पहुंच चुका है, यानी कि अच्छी तरह से वोटिंग यहां पर की जा रही है। और हाल ही में जहां बीजेपी कांग्रेस से हमने चर्चा की थी, दोनों ही पार्टियों का दावा है कि लाखों के अंतराल से इस बार वो तीनों सीटें जीत रही है। हालांकि दावे तो सभी पार्टी करती हैं, लेकिन जनता निर्णायक है, जनता को तय करना है। आज जनता का दिन है। 4 जून को फिर उन्हीं सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे उनसे फिर हम चर्चा करेंगे और फिर उनसे उन सवालों का जवाब लेंगे जो उन्होंने कहा है कि लाखों का अंतराल ही रहेगा। लेकिन अनादि टीवी की एक अपील आप सभी से कि अपने सारे काम छोड़ें, सबसे पहले जाकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करें और वोट जरूर करें। अनादि टीवी पर पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। हर पल की अपडेट हम चुनाव से जुड़ी हुई आपको देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से